पहला क्वेश्चन है, मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से बताओगे। कौन सा? विटामिन सी। अच्छा अच्छा बताओ, मसूड़ों से खून आना लिखा है, मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, हाँ कह दो पायरिया, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? जो विटामिन सी होता है ना, इसका मेन वर्क होता है घाव को भरना, और जो विटामिन के है ना, इसका मेन वर्क क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना होता है। ठीक है, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है बॉडी में तो इसका मतलब विटामिन के की कमी है। और घाव भर, मान लो चोट लग गई है और वो घाव काफी लंबे समय तक अगर नहीं भर पाया है तो इसका मतलब किस विटामिन की कमी है? विटामिन सी की। अब देखो, इसको समझने से पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बताओगे। जो विटामिन है, विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, या विटामिन का नामकरण किसने किया था? जल्दी बताओगे। हाँ, कैश्मीर फंक ने। किस सन में किया था? कहीं पर 1911 मिलेगा, कहीं पर 1912 मिलेगा। ठीक है, जो भी मिल जाए, दोनों मिल जाए तब क्या करना है? 1911 ही करना है। अब फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार। वीटी का मतलब विटामिन, समझ जाना। ठीक है, विटामिन के प्रकार दो होते हैं, कौन कौन से? वसा में घुलनशील और अब यहां पर अगर हम बात करें वसा में कौन से? ए, डी, ई और के, और जल में बी और सी। ऐसे याद रख लेना, जल मतलब पानी, तो बी से बॉटल और सी से सीसी। कुछ लोग सीसी बोल देते हैं, कुछ लोग बॉटल बोलते हैं, कुछ लोग बोतल बोलते हैं। तो याद रखोगे कि बॉटल और सीसी में क्या भर रहे हैं। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन से है? बी। अब देखो, बी के पार्ट होते हैं, जैसे B1 पढ़ोगे, B2 पढ़ोगे, B3, B5, B4 नहीं होता, B5 पढ़ोगे, B6 से पढ़ोगे, B7 पढ़ोगे, B9 पढ़ोगे। 9 और 11 एक ही चीज है, और फिर B12 पढ़ोगे। अब यहां पर अगर बात करें विटामिन B1, ये B1 से लेकर के 12 तक ये सारे किसमें घुलनशील होते हैं? जल में। ठीक है, और इसी के साथ में CB किसमें घुलनशील है? जैसे पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर, ठीक है, या सब्जियों को धोने से वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। या तो बी देगा या तो सी देगा, या उसमें दे देगा कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, और तीसरा ऑप्शन देगा वसा और जल में दोनों। ठीक है, कि दोनों विटामिन नष्ट हो जाते हैं, जल वाले और वसा वाले। तो ये याद रखोगे बस। अगर तुमने इसका याद रख लिया, ठीक है, कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो बी और सी, तो बाकी इसमें हो जाएंगे। कुछ लोग इसको एडेक पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कीड़ा। ठीक है, कि कीड़ा किसमें? वसा में गिर गया। वसा का मतलब क्या होता है? चाहे तेल हो, घी हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं? फैट के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं जो तुम्हारा क्वेश्चन था। तो विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। क्या होता है? एस्कॉर्बिक और स्कर्वी। एस्कॉर्बिक, स्कर्वी। स्कर्वी रोग का मतलब क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है ना, तो वही कौन सा रोग हो जाता है। और अगर बात करें विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? देखो,
अच्छा कैल्सीफेरॉल, नेफ्थोक्विनोन या फिनोक्विनोन? नेफ्थोक्विनोन, या कहीं पर दे देता है फिनोक्विनोन, ठीक है, क्या देता है? फिनोक्विनोन। तो याद रखोगे के है तो क्यों है, के है तो क्यों है, तो क्यों से क्यूनॉन, नेफ्थोक्विनोन। और विटामिन के जो है ये किसमें हेल्प करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। और विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम की बात करें क्या होता है? तो याद रखोगे विटामिन डी किसमें पाया जाता है? विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह के टाइम बोला जाता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि सुबह की उनको धूप दिखा दो, क्यों? क्योंकि वो हड्डियों को क्या उससे मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और हड्डियों में कौन सा हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम से ही क्या याद रखोगे? कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और रोग कौन सा होता है कि किसी ने क्या है धूप में इतनी ज्यादा धूप ले ली है कि बेचारा क्या हो गया, सूख गया है। तो सूखने से क्या हो गया? सूखा रोग लग गया है। तो कौन सा रोग? ठीक है, रिकेट से को ही हम बोलते हैं, हाँ सूखा रोग है। ये इंग्लिश वर्ड है, रिकेट्स जो है इंग्लिश वर्ड है रिकेट्स, और हिंदी जो है, हिंदी में सूखा रोग है। अच्छा ये बड़ों में होता है या बच्चों में होता है? किसमें होता है? बच्चों में होता है। और बड़ों में कौन सा होता है? ऑस्टियोमैलेशिया रोग होता है, ठीक है। और विटामिन बी, फिर बी में सारे पार्ट आएंगे तब बताएंगे, जैसे B1 है, B1 का रासायनिक नाम क्या होता है वो सब बताएंगे। देखो इसमें क्वेश्चन दिया है, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्न में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? बताओ किससे? मछली के तेल। और अगर पूछ लेगा ये जो कॉड लीवर तेल विटामिन डी है, डी के अलावा और कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए बी, ठीक है। मछली का जो तेल होता है उसमें कौन सा? विटामिन ए भी होता है। देखा होगा तुमने कि जैसे जिनको रतौंधी हो जाता है, ठीक है, तो उसमें विटामिन ए की क्या होती है? विटामिन ए के कैप्सूल होते हैं, ठीक है। तो वो किससे बने होते हैं? यही मछली के तेल से बने होते हैं, ठीक है। हाँ मछली ज्यादा खवाओ है। इतना दिख रहा है ना? चलो बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? अच्छा विटामिन से क्या हमें ऊर्जा मिलती है? बोलो। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत करना होता है, ठीक है। ये चीज याद रखोगे। इसने पूछा है कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। अभी मैं बताया कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका है? सी का है। साइटोकोबालामिन, अच्छा C12 हो गया, B12 का। राइबोफ्लेविन B2 का। देखो B2 टू मतलब दो, तो वो क्या? वो राई दो याद रखोगे। जैसे याद दो तो तुम क्या पढ़ोगे इसको? वो क्या? वो राई। राई जानते हो जिसको लाई बोलते हो, ठीक है। तो राइबो से राइबोफ्लेविन हो जाएगा। किसका? किस विटामिन का रासायनिक नाम?
विटामिन B2 का है। और इससे रोग कौन से हो जाते हैं? डर्मेटाइटिस भी होता है और किलोसिस भी होता है और ग्लूटाइटिस भी होता है। ठीक है, 3 रोग होते हैं। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये पढ़ना है। देखो कैल्सीफेरम मतलब ये किससे, हड्डियों से रिलेटेड है। यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग, ये सही है। फिर साइनोकोबालामिन हानिकारक रक्ताल्पता, इसी को ही परनीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। और राइबोफ्लेविन दिया है, B2 का है, बेरी बेरी दिया है, तो याद रखोगे यहाँ पर ये जो बेरी बेरी है B1 का होता है। किसका होता है? B1 का होता है। और हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और अगर पूछ लेगा कौन से रोग होते हैं विटामिन B2 की कमी से, तो याद रखना डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस के अलावा होता है कीलोसिस, कीलोसिस, कीलोसिस के अलावा होता है ग्लूटाइटिस। क्या होता है? ग्लूटाइटिस। अच्छा, यहाँ पर डर्म मीन से क्या होता है? त्वचा या स्किन होती है। ठीक है, तो जो त्वचा का फटना वही क्या है? डर्मेटाइटिस। ये नहीं कि जैसे क्या होता है सर्दियों का जब टाइम होता है पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से मतलब त्वचा फटने लगती है। ठीक है, तो वो नहीं उसमें आएगा डर्मेटाइटिस में। ठीक है, जैसे देखा होगा कुछ लोगों के स्किन में, ठीक है, हमेशा मतलब देखोगे एकदम मतलब जैसे स्किन होती है ना हटने लगती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस। और फिर इसके बाद में जो कीलोसिस दिया है ये क्या है? मुहासे, बोलो। होठ जैसे कभी कभी फटने लगते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कीलोसिस। और ग्लूटाइटिस, जीभ में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, तो ये जो ग्लूटाइटिस है, ग्लूटाइटिस का मतलब ये क्या होता है? जीभ में सूजन। और कीलोसिस होठ का फटना। चलो अब की अलग से पेज ले लेंगे। निम्न सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? मिर्च में, कद्दू में, मटर में, मूली में, बताओगे किसमें? अब यहाँ पर सब्जी में पूछ रहा है। अगर हम पूछ लेंगे कि विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, ऐसे ही नॉर्मली पूछ रहे हैं। आंवले में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आंवला दिया नहीं, उसने सब्जी पूछी, तब क्या हो जाएगा? अब देखो ये जो मिर्च है, ये मिर्च का मतलब क्या है? यहाँ पर ये हरी मिर्च है, और यहीं पर जो लाल मिर्च है मतलब सूखी मिर्च है। अगर सूखी मिर्च में पूछ लेगा, ठीक है, तब विटामिन B1 होता है, और हरी मिर्च में विटामिन सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हरी और लाल वर्ड यूज नहीं किया, तो इसका मतलब वो हरी वाला ही पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिर्च में हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? अब देखो जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं सेब या गाजर भी पढ़ा है, अगर ऑप्शन में गाजर दिया होता तब हो जाता, लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें बताना है। पपीता भी दिया है, अमरूद भी दिया है, आम भी दिया है। अब बताओगे इसमें से 4 ऑप्शन में से किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? सेब में। अच्छा, पपीता है ना, पपीते में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के। जैसे तुमने देखा होगा प्लेटलेट से कम हो जाती है, तो पपीते के पत्ते का सेवन करने के लिए बोलना है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। और यहाँ पर याद रखोगे उसने पूछा विटामिन ए सबसे ज्यादा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आम हो जाएगा। और लेकिन अगर खट्टा आम होगा तब वहां पर सी, और पका है तब ए। ठीक है, मिर्च खट्टी नहीं होती है, उसमें कुछ तीखापन जैसा होता है, उसमें थोड़ा जो होता है, जैसे जो अचार रखने वाली मिर्ची होती है उसमें कुछ खट्टापन होता है। ठीक है, अब आज जाके टेस्ट करना। ठीक है,
ये बताओगे? ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये किसी ना किसी रेलवे एग्जाम में पूछे हुए हैं, लेकिन हमने ये डाला नहीं उसमें किस एग्जाम में पूछे हुए हैं। दिख रहा है? अब बताओगे इसमें विटामिन और उससे होने वाले रोग, उससे मिलान करने, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रेटिनॉल किससे रिलेटेड है? अच्छा, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखो इसको, जैसे विटामिन ए, ठीक है, इसका केमिकल नेम कैसे याद रखोगे? हम लोगों को पता होता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और जो रतौंधी रोग है वो हमारे शरीर के किस पार्ट को इफेक्ट पहुंचाता है? आंख को पहुंचाता है। और आंख में ही क्या पाई जाती है? रेटिना पाई जाती है। तो रेटिना से ही क्या याद रखोगे? रेटिनॉल याद रखोगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और टोकोफेरॉल किस विटामिन का है? ई का है। रेटिनॉल ए का है। साइनोकोबालामिन B12। और पायरिडॉक्सिन अभी बता चुके, B2 का है। किसका है? B2 नहीं, B6। B2 का अभी बताया था, क्या बताया था? राइबोफ्लेविन बताया था। ठीक है, देखो विटामिन B1 का होता है थायमीन, B2 का होता है राइबोफ्लेविन, और विटामिन B3 का नियासिन होता है। विटामिन B5 का जो होता है वो पेंटाथेनिक होता है। B6 का होता है पायरिडॉक्सिन होता है। B7 का बताओगे क्या होता है? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। बायो, हाँ बायोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गलत है? देखो रेटिनॉल मतलब नेत्र सोकर लाल होना। इसके अलावा टोकोफेरॉल विटामिन ई है। ई का मतलब क्या होता है? बांझपन। विटामिन ई की कमी से, और विटामिन ई को ही सुंदरता का विटामिन या सौंदर्य का विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। और अच्छा बताओगे येलो विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? येलो विटामिन और ब्लू विटामिन के नाम से। जो विटामिन B12 है ना, इसको हम साइनो वर्ड जहां भी आएगा तो उसका मतलब, साइनो का मतलब क्या होता है? नीले से होता है। ठीक है, जैसे हीमो साइनिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोसाइनिन होता है। तो साइनिन का मतलब क्या होता है? नीले से होता है। और B2 जो होता है विटामिन B2, इसको हम किस विटामिन के नाम से जानते हैं? येलो विटामिन के नाम से। ठीक है, ये याद रखोगे। और स्वप्न का विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? स्वप्न, अगर कोई सपना हम लोग देखते हैं वो हमें याद रहता है, तो उसमें उसको याद दिलाने में कौन सा विटामिन अपना मतलब रोल निभाता है? तो विटामिन B6 से होता है। ठीक है, अब देखो ए का 3 आ रहा है। ए का 3 दो ऑप्शन में है, मतलब सी नहीं हो सकता और ए नहीं होता है। और फिर इसके बाद में बी का 4 आ रहा है, तो यहाँ बी का 4 आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है। ठीक है, नहीं, अच्छा हमने ए को कट किया है। हाँ, 1 वाला और 4 वाला, हाँ ठीक है, 3 इसमें था, तो 4 दोनों में आ रहा है। चलो देखते हैं। फिर इसके बाद में सी का एक होगा हानिकारक रक्ताल्पता, तो सी का 1 होगा। सी का क्या होगा? हाँ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको इरेज कर दें। तो विटामिन ए तो हमेशा याद रखना आंख से रिलेटेड, और टोकोफेरॉल तो ई, कि ए टोको मत, कहते हो ना ए टोको नहीं, अगर पढ़ रहे होते हो तो वही याद रखना, ए की मात्रा ई से लगती है, तो ए टोको मत, तो टोको से टोकोफेरॉल हो जाएगा। और किस विटामिन का है? विटामिन ई का है।
और फिर इसके बाद में साइनो कोबालामीन, ऐसे याद रख लेना, साइनो ओबाला लिखा है, साइनो मतलब साइंस ओ, और बाला मतलब बला, कि साइंस को कुछ लोग क्या मानते हैं, बला। मान लो किसी ने बोल दिया कि साइंस का बहुत ज्यादा स्कोप होता है, साइंस ले लो, तो जैसे तैसे 11th तो पास हो गए, जब 12th में जाओगे तो अब क्या साइंस को बला मान रहे हो, ठीक है, 12th वाला बच्चा याद रखोगे, साइंस को बला मान रहा है, तो साइंस को बला से मतलब क्या है, साइनो कोबालामीन हो जाएगा। और हमेशा याद रखोगे, चाहे B6 हो, B9 हो, या B11 हो, या B12 हो, सब में रक्ताल्पता वर्ड देगा, क्या देगा, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्न में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। नंबर फर्स्ट दिया है, वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, यह उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। बताओगे इसमें से कौन सा सही होगा, मतलब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कौन सा, ए नंबर, बी नंबर, सेकंड और थर्ड। वह कम मोटा होता है, ऐसा होता है क्या, रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, मतलब बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में, ठीक है, माँ का दूध पीने वाले बच्चे के बारे में पूछा है, ठीक है, तो क्या होगा, वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों के प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, ये क्या है, सही है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलते हैं, ये भी क्या है, सही है, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, क्या ऐसा होता है, असामान्य, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा, तो जिसमें जिसमें 4 आ रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो सेकंड थर्ड, वह कम मोटा होता है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा मोटा हो जाए, तो ये भी क्या है, सही है, ज्यादा फूलते नहीं चले जाते हैं, नॉर्मली रहते हैं, ठीक है, तो ये वाला भी क्या होगा, सही होगा। तो इसमें देख लो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला, तो ए नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद में बताओगे क्वेश्चन नंबर 18, गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत बताओ। हाँ, कौन सा होता है, विटामिन ए होता है। कौन सा, विटामिन ए। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम ले लीजिए, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, ये एसिड को रोग कौन सा होता है, रोग कौन सा होता है, स्कर्वी रोग, और इसके लक्षण क्या होते हैं स्कर्वी रोग के, मसूड़ों से खून आना, ठीक है। इसके बाद में दिया निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, तो कैल्शियम से रिलेटेड है कौन सा, विटामिन डी। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं, कौन सा, क्या बी कॉम्प्लेक्स होता है, या ई और सी, या बी और सी, या ए और डी, ई और सी नहीं, सी वाला स्टोर होता ही नहीं है, ठीक है, मूत्र या पसीने। देखो हमेशा याद रखना, जल में घुलनशील का मतलब क्या होता है, कि जल में घुल गए वो हमारे शरीर से किसी ना किसी रूप में बाहर तुरंत निकल जाते हैं, जैसे मूत्र या पसीने के रूप में, ठीक है, ये जल से तुरंत बी और सी चले जाते हैं, तो बी और सी स्टोर हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो जिसमें जिसमें सी आ रहा है वो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी और सी दोनों जल में घुलनशील है, तो क्या हो जाएगा, ए और डी। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए और डी का अवशोषण, या अवशोषण नहीं, अगर हम पूछ लें कि स्टोर कहां पर होता है, विटामिन ए संग्रहित कहां पर होता है, तो याद रखोगे यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, ठीक है। अगर अधिक मात्रा में तुमने विटामिन ए या विटामिन डी ले लिया है तो वो कहां पर स्टोर हो जाएगा, लीवर में हो जाएगा।
तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन इसके। ठीक है, अब चलते हैं केमिस्ट्री में। इसमें ये सारे इसमें देखोगे ये डाल दिए क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा चुके हैं, पूरा याद करवाया था, रासायनिक नाम और रोग, तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट है ये इसको भी पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 6। दिख रहा है? चलो बताओ। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है आवागाद्रो। ठीक है, या अवोगाद्रो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखोगे किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित, चाहे वो क्या हो, चाहे परमाणु हो, आयन हो या अणु, नहीं, एक मोल में उपस्थित परमाणु या अणु या आयनों की संख्या ये क्या कहलाती है? अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। नील्स बोर की कक्षा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नील्स बोर ने किसके बारे में बताया था? कक्षा। किसके बारे में बताया था? कक्षाओं के बारे में बताया था। उसने बताया था कि कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है। नील्स बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और स्थिर रहते हैं, या उनमें इलेक्ट्रॉन स्थिर है, या उनकी कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित होती है। क्या हर एक कक्षा की त्रिज्या जो होगी वो निश्चित होती है? अगर उसका कक्षा का आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। क्या ऐसा होता है? प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं, या उनमें नील्स बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में, हमने बताया था कि ये क्या परमाणु, परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मतलब स्थिर रहते हैं, लेकिन अन्य कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं? ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, और इन्हीं को ही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं या नाभिकी कर देते हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड के अल्फा कण किरण के परिणाम बताओगे किसकी खोज हुई थी? परमाणु की, नाभिकी, या इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन? किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अच्छा बेटा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के दौरान जो हुई थी ना, वो परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? कौन सा? जे थॉमसन का जो प्रयोग था, तब वहां पर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या स्वर्ण पत्री प्रयोग पढ़ा था, ठीक है, तब वहां पर परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। इसका बताओगे? मेंडलीव के आवधिक कानून में कहा गया है कि, कहने का मतलब है कि मेंडलीव ने कौन सी परिभाषा दी थी कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर आधारित थे या परमाणु भार पर आधारित थे? किस पर आधारित थे?
अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछेगा तो परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किसकी? परमाणु भार पर आधारित है। और अगर आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा वो किस पर? परमाणु क्रमांक पर आधारित। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोजले। ठीक है, किसने? मोजले, या पूरा नाम होता है हेनरी मोजले। तो मेंडली के आवधिक कानून में क्या था? तत्वों के गुण उनके रंग के आवधिक कार्य हैं, या तत्वों के गुण उनके चुंबकीय गुणों के आवधिक कार्य हैं, या तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, या तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है? परमाणु भार के आवधिक कार्य। बताओगे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यहीं पर अगर मेंडलीव की जगह क्या पूछ लेता? मोजले पूछ लेता, ठीक है, तब क्या हो जाता? सी हो जाता। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या गया? मेंडलीव पूछा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, ये बताओगे सही है या नहीं सही है? क्या मेंडलीव के समय जो नोबेल गैसें हैं, अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, कई नामों से जाना जाता है, ठीक है, क्या उनकी खोज हो चुकी थी मेंडलीव के समय? नहीं हुई थी। ठीक है, इनकी खोज बाद में हुई है। तो ये क्या है? सही है। क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाता है। एक मिनट, इसमें चारों ऑप्शन नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, यहाँ पर ये दिए हैं दो ऑप्शन। सी क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में आइसोटोप को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, ये भी क्या है? सही है। और उसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो याद रखोगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यही वाला क्या है? यही उनके मेंडलीव की आवर्त सारणी की यही कमी थी। ठीक है, और बीच बीच में उन्होंने क्या किया था? रिक्त स्थान भी छोड़ दिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है? तो आधुनिक पूछिए तो क्या हो जाएगा? मोस्टली हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है और क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। बताओ सही है? कैसे? ये ऐसे करके ये जो होती है इनको क्या बोलते हैं? पंक्तियां। ठीक है, इन्हीं को ही आवर्त कहते हैं। और अगर ये ऐसे करके ये, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? स्तंभ या कॉलम, या इन्हीं को ही वर्ग भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग थे? 7 क्या थे? 7 आवर्त और 9 वर्ग। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में पूछा है तो वहां पर 7 और 9, यहाँ पर जस्ट डबल हो गया। इसके बाद मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चयन किया क्योंकि वे बहुत प्रतिक्रियाशील है और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ये भी क्या है? सही है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। नोबेल गैसों को मौजूदा क्रम को परेशान किए बिना एक नए समूह में रखा गया है। तो उसने मेन पूछा है कि इसमें से मुख्य क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, या मुख्य इसकी सीमा क्या है। तो क्या हो जाएगी कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो मेन ये वाला पॉइंट हो जाएगा। न्यूलैंड, देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से बताओगे। तो अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। किसने? इसीलिए क्या बोला जाता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। और अगर त्रिक नियम पूछ लेगा, त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो क्या याद रखोगे? डोबेराइनर। डोबेराइनर। ठीक है, फिर इसके बाद में उसने पूछा न्यूलैंड का अष्टक नियम किनके साथ अच्छा काम करता है?
केवल रेडियोधर्मी तत्व के साथ उस समय रेडियोधर्मी तत्व की खोज नहीं हुई थी। केवल हल्के तत्व के साथ या केवल धात्विक तत्व के साथ, केवल उत्कृष्ट, ये भी नहीं है। ठीक है, अब बताओगे धात्विक तत्व के साथ या केवल हल्के तत्व के साथ? क्योंकि पहला इन्होंने क्या बताया था कि हर पहला जो होगा हर 8वें वाले से समानता रखता है। ठीक है, और इन्होंने ही क्या बताया था, जो सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, ये संगीत के जो स्वर होते हैं, ठीक है, उसी के बारे में किसने बताया था? तो न्यूलैंड ने बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल हल्के तत्वों के साथ। और इन्होंने बताया था कि भविष्य में केवल 56 ही तत्व रहेंगे और आगे किसी तत्व की खोज नहीं हो पाएगी। और बाद में क्या हुआ, वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 हैं। इन्होंने कितने बताए थे? 56 होनी 112, मतलब डबल से भी, हाँ, मतलब डबल प्लस 6। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि इस मतलब जितने 56 तत्व हैं वो उतने ही रहेंगे, आगे चलकर किसी तत्व की खोज नहीं होगी। तो इनका ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल हल्के तत्व के साथ। नेक्स्ट, न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही खांचे में रखा गया, बताओगे? न्यूलैंड द्वारा कोबाल्ट निकेल या कैल्शियम कॉपर या सोडियम एल्यूमिनियम या आर्सेनिक सेलेनियम। अब देखो हमने क्या बताया था, हर पहला जो होगा हर तीसरे वाले से, और हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, तो इन्होंने हीलियम से स्टार्ट किया था। हीलियम का 2 होता, लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। लिथियम के बाद में क्या आएगा, 4 किसका होता है? बोलो, किसका? बेरिलियम। फिर क्या आएगा, बोरान होगा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फिर नियॉन। नियॉन का बताओगे क्या होता है? क्या होता है? एनी या एनआई? एनआई किसका होता है? निकेल का होता है। ठीक है, एनी। इसके बाद में तो यहां पर जैसे मान लो इसका 2 है, तो ये जो दूसरा है अपने से 8वें तत्व से क्या रखेगा, समानता रखेगा। तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मतलब ये जो होगा हीलियम किससे, नियॉन से समानता रखेगा। ऐसे ही करके जितने भी तत्व होंगे, और थोरियम तक इनका जो नियम था केवल थोरियम तक ही चला था, इसके बाद में क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो यहां याद रखोगे कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है और निकेल का कितना, बता दे साइंस से टीचर, वेरी क्रूअल। मांगे फ्रिज कूलर नई जीन से, तो सी में मतलब कूलर, ठीक है, नई से निकेल बताया था। तो यहां पर अगर देखोगे ये दोनों पास पास के हैं। निकेल का कितना 28 होता है और इसका 27। कोबाल्ट का कितना और 26 किसका होता है, आयरन का होता है। कैल्शियम, कैल्शियम कितना 20। कॉपर का कितना होता है 29 होता है। सोडियम का फिर से वही 11, एल्यूमिनियम का 13। तो ये एक दूसरे से ये अपने पास पास है, समानता नहीं रखेंगे। तो अब देखो ये भी दोनों पास पास हैं। यहां पर देखोगे ये भी 20 29, हाँ यहाँ पर 20 29 दिया है और यहाँ पर देखोगे इसमें भी अंतर केवल 2 का ही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर अपने से, ठीक है, 8वें वाले आने वाला जो 8वां होगा, तो मतलब उसको छोड़ के जो 8वां होगा वो काउंट होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जैसे ही हम आवर्त सारणी में एक समूह में नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बताओगे
बढ़ती है और फिर घटती है, या फिर वही रहती है, या घट जाती है, या बढ़ती है। जैसे ही आवर्त सारणी में एक समूह से हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। एक समूह में मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, समूह में नीचे आ रहे हैं, समूह का मतलब क्या है ये, अगर ऊपर से हम क्या है, नीचे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगी, बढ़ती है। क्या होती है, चलो बताओ इसका क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में चलते समय परमाणु संख्या की प्रवृत्ति है। द्रव्यमान संख्या 1 इकाई बढ़ जाती है, या परमाणु क्रमांक 1 इकाई घट जाता है, या परमाणु संख्या 2 इकाई से बढ़ जाती है, परमाणु क्रमांक 1 इकाई बढ़ जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी है, तो जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में, मतलब यहां पर से अगर हम ऐसे करके इधर को चल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इकाई बढ़ता है, या 2 इकाई बढ़ेगा, या घटेगा, बताओ। जैसे यहां पर अगर तुमने पढ़ा था, ये हाइड्रोजन तो यहां पर है, हाइड्रोजन के बाद में यहां पर क्या था, हीलियम था, हीलियम के बाद में क्या आएगा, हीलियम के बाद में लिथियम आएगा, ठीक है, लिथियम के बाद में फिर क्या आएगा, हाँ लिथियम यहां पर आ जाएगा, और बेरिलियम, लिथियम, एक मिनट, ये जो हीलियम है वो कहाँ रखा गया, इधर रखा गया, ठीक है, यहां पर देखा है हीलियम, तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सारे अक्रिय गैसें हैं, तो इसको यहां पर रखा गया। तो यहां पर क्या है, हम लोग पढ़ते हैं ना, हलीना की रुबीना से फरियाद, और फिर इसी के सामने ही क्या आया, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में इधर देखोगे क्या आता है, बोरान, इस साइड पी ब्लॉक में आता है बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पढ़ते हैं। तो अगर हम यहां पर से देखो, जैसे मान लो ये क्या है, बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद में अगर हम इस साइड को बढ़ रहे हैं आगे आवर्त में इधर की तरफ, ठीक है, तो यहां जैसे बोरान आ गया, बोरान के बाद में कार्बन आ गया, तो इसका बोरान का कितना है, बोलो, बोरान 4 होता है, और 5 किसका होता है, लिथियम। एक मिनट देखो, हाइड्रोजन में हीलियम का 2, लिथियम का 3, और बेरिलियम का 4, और बोरान का 5, कार्बन का 6, ठीक है, कि कार से कितने दिन ऑफिस जाता है, 6 दिन, तो यह कार्बन का 6 हो जाएगा। तो देखो 5 से कितना बढ़ा है, 1 इकाई बढ़ा है, क्या बढ़ा है, परमाणु क्रमांक बढ़ा है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 1 इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। निम्न में से कौन द्विव परमाणविक है। अब याद रखोगे इसमें, जैसे अगर बात करें जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उनकी परमाणविकता क्या होती है, 1 होती है, और जितनी भी गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तो इनको हम कैसे लिखते हैं, O2N2 के फॉर्म में लिखते हैं, तो इनकी परमाणविकता कितनी होती है, 2 होती है। जैसे मान लो अगर हम आर्गन लिख रहे हैं, नियान लिख रहे हैं, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, तो इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, या कोई धातु है तो उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जैसे मान लो आयरन, तो आयरन का केवल F ही लिखते हैं, तो इसकी अगर परमाणविकता पूछेगा कितनी हो जाएगी, 1 ही होगी, ठीक है, कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन यहां पर अगर तुम देखोगे द्विव परमाणविक अणु कौन सा है, जैसे हीलियम हो गया, मेथेन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, इनमें देखो आर्गन की हमने क्या बताई थी, 1 बताई थी, हीलियम की 1 हो जाएगी, जितनी भी अक्रिय गैस है। अब यहाँ पर मेथेन, मेथेन का क्या होता है, CH4 होता है, तो यहाँ पर देखोगे इसकी परमाणविकता क्या होगी, मतलब उसके परमाणु जितने, यहाँ पर कोई भी यौगिक लिखा है जितने उसमें परमाणु होंगे, तो देखो 4 और 1 5, जैसे हम कहते हैं H2SO4 की परमाणविकता क्या होगी, तो देखो 4, 5 और 2
7। जैसे हम कहते हैं HCl, इसकी परमाणविकता क्या होगी? ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। अब यहां पर बताओगे तो मीथेन भी नहीं होगा, उसने दो परमाणविक पूछा है, जबकि मीथेन में CH4 होता है इसका सूत्र, तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो बचा क्या? फ्लोरीन हो जाएगी। अब इसके बाद में दिया एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23 है, और परमाणु संख्या क्या है? 11 है, प्रोटॉन की संख्या। तो बताओगे इसकी प्रोटॉन की संख्या कितनी दी गई है? परमाणु संख्या 11 है, प्रोटॉन की संख्या पूछिए क्या हो जाएगी? जैसे हम लोग 92U 235 अभी पढ़ा है, तो यहां पर ये किसको बताता है? बोलो। परमाणु क्रमांक बताता है, और ये किसे बताता है? ये परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बताता है। और यहां पर इसका मतलब क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, और ये जो होता है ये केवल किसकी संख्या होती है? ये प्रोटॉन की संख्या होती है। जो परमाणु क्रमांक है यही का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो उसने पूछा है कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु संख्या कितनी है? 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? 11 हो जाएगी। सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बताओगे? सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कितने? 8। निम्न में से कौन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या प्रदर्शित करता है? तो देखोगे यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? P4 लिखते हैं। P का क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। तो इसमें इसकी जो होती है संयोजकता फास्फोरस की सबसे ज्यादा होती है। बाकी Al2 लिख सकते हो, ठीक है, Na2 लिख सकते हो, लेकिन Si केवल SiO2 लिखते हैं, ठीक है, नहीं मतलब Si सिंगल ही रहता है, और जो P होता है वो P4 लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बताओगे? उन बुनियादी आवश्यकताओं की पहचान करें जिन्होंने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर प्रेरित किया। तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान या संश्लेषण के आधार पर तत्वों की पुनर्व्यवस्था या विभिन्न तत्वों के रंग का समग्र विचार प्राप्त करना। क्या उसमें रंग के आधार पर आवर्त सारणी में पहचान हुई थी क्या? बताओ। तो थर्ड जिसमें आ रहा है वो तो हो नहीं सकता, ना ये होगा ना ये होगा। तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान, ठीक है, जो तत्व थे उनके गुणों की कुछ क्या थी? विशेष पहचान थी। जैसे मान लो हाइड्रोजन को का सिंबल कुछ दे दिया था, हीलियम का कुछ दे दिया था, कार्बन जैसे था, ठीक है, उसका क्या किया था? इस तरीके से कर दिया था। ऑक्सीजन का क्या किया था? पूरा कार्बन का पूरा ब्लैक कर दिया था। कार्बन का क्या था? पूरा ब्लैक कर दिया था, और ऑक्सीजन का केवल ऐसे ही कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर बताओगे तो ये सेकंड में सेकंड हो जाएगा। तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की व्यवस्था है। अब यहां पर देखोगे तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान या संश्लेषण के आधार पर तत्वों की पुनर्व्यवस्था। क्या तत्वों को दोबारा से उसमें रिपीट किया गया था क्या? बताओ। कि जैसे अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दूसरी जगह पे भी तुम्हें मिला हो, ठीक है, तो पुनर्व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, तो केवल क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर क्या होता है? नीचे की ओर बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का आवेश बढ़ता है, या इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति कम होती है, या कोषों की संख्या बढ़ती है, या वैधता बढ़ती है? बताओ। जो कोष होते हैं, ठीक है, उसकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, तो उसमें केवल एक ही कक्षा होगी। जैसे मान लो अगर हम चले किस पे? कार्बन ले लिया, तो कार्बन का 6 होता है, तो इसकी कक्षा क्या हो जाएगी? कक्षा या कोष एक ही चीज होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? कक्षा की या कोषों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ती है।
चलो बस 20 तक बस करवा दे रहे हैं। चलो बताओ जल्दी से। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत देखा, वो किस प्रकार लिखा गया था? डोबेराइनर के ट्राइड्स मतलब त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था? घटते परमाणु द्रव्यमान के साथ दाएं से बाएं जा रहे हैं, परमाणु बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के साथ समूह में नीचे, या घटते परमाणु द्रव्यमान के साथ समूह में नीचे, या घटते परमाणु द्रव्यमान के साथ बाएं से दाएं। क्या होगा? क्या अगर हम परमाणु मतलब भार के साथ बाएं से दाएं, अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो परमाणु भार क्या घट रहा था, क्या हो रहा था? बढ़ेगा ना। या अगर हम नीचे से बाएं से दाएं जाए तब भी परमाणु भार क्या होगा? बढ़ेगा। अगर यहाँ लिथियम था, लिथियम से अगर हम बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन किसी पे जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो यह बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के साथ समूह में नीचे। तो ये भी क्या है? ये वाला, ठीक है, कि अगर हम नीचे भी आ रहे हैं तब भी पे क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जैसे मान लो अगर ये लिखा है हलीना, तो इसका 1 था, यहां पर ये 3 हो गया, यहां पर ये 11 हो गया। तो अगर हम नीचे भी आ रहे हैं तभी पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहां किया था? पोखरण, राजस्थान। कब? 2000 1700 नहीं 1974 में किया था। 18 मई 1974 में। उसने क्या पूछा है कि कब किया था? पोखरण, राजस्थान में, ठीक है। एटम बम का आविष्कार पूछा है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ऐसा याद रखना ना, एटम बम अगर ओपन हो जाएगा तो क्या है? इंसान मर जाएगा। तो ओपन मतलब ओपन है इसलिए क्या हो गया? वो मर जाएगा। तो ओपेनहाइमर हो जाएगा। अल्फा, बीटा, गामा किरणों की भेदन क्षमता उन्होंने बताई थी। सबसे अधिक किसकी वेदन क्षमता होती है? गामा, बीटा और फिर अल्फा। लेकिन यहीं पर अगर आयनन क्षमता पूछ ली जाए तब अल्फा, बीटा, गामा हो जाएगा, ठीक है। चलो बस इतना रहने दो। अच्छा 2 ही बचे, लो भैया कर लो वो भी। हाँ बताओ जल्दी से। कार्बन तिथि निर्धारण में बताओगे किसका यूज होता है? वही कार्बन डेटिंग में। हाँ 2 वाले ऑप्शन मिल जाए, C12 और C14। ये हमने उसमें कार्बन डेटिंग वाले जब पढ़ाया था तो तुम्हें बताया था क्या? कार्बन डेटिंग में केवल C14 का ही यूज होता है, ठीक है। उसने क्या, कार्बन तिथि, वही कार्बन डेटिंग, डेट मतलब तिथि, तो उसमें केवल क्या होगा? C14 ही होगा। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? प्रोटीन, रेजिस्टिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंग या गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, या केरल में 4 नई मछली की प्रजातियां, या भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक काई प्रजातियां। बताओगे सबसे मेन इसमें क्या है? तो जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, यही क्या है? ये विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मानी गई है, ठीक है। तो इसका ही हो जाएगा। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वैसे उसमें पीडीएफ पड़ी हुई है, कर सकते हो तुम लोग घर में, ठीक है।